Hello friends, myself Dr. Seema Agrawal. Once again, welcome to all of you in the second lecture on coordination chemistry. Students, लास्ट टर्न पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। ये चैप्टर क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। एक बार यदि समझ में आ जाएगा तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, एडिशनल कंपाउंड्स क्या होते हैं। एडिशनल कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनके बारे में कि उस समय कोई भी स्टडी काम नहीं आ रही थी। मतलब जितनी भी उस समय थ्योरीज थी वो कोई भी थ्योरी इन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जबकि वही थ्योरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर पा रही थी। और जब वो इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो इनकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ पता नहीं चल पा रही थी। ना इनमें आइसोमेरिज्म पता चल पा रहा था, ना इनकी और कोई प्रॉपर्टीज़ पता चल पा रही थी। इसे जब समझ में नहीं आया तो इनको उस समय कह दिया गया ये बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इससे इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह दिया। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इनको कॉम्प्लेक्स ही कहा गया। 19th सेंचुरी के एंड में एक साइंटिस्ट है वर्नर, उसने इनकी स्टडी की। उसने क्या करा, कोबाल्ट के कुछ कंपाउंड लिए जो कि उस समय क्या कहलाते थे, कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक लिए। और उसने इन यौगिक में क्या करा कि सब में कोबाल्ट के COCl3, मतलब कोबाल्ट तो इसने मेन कंपाउंड में मेन मेटल रखा, सेंट्रल मेटल आयन, और क्लोरीन और अमोनिया का कंपोजिशन वो चेंज करता था। उसने किसका करा, अमोनिया का। उससे फर्स्ट वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें तो उसने 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल लिए, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 4 और लास्ट वाले में 3। और उसने उनका क्या करा, सबका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाया। तो उसे देखा जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था वो 3 मोल या सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 3 मोल सिल्वर क्लोराइड के देता है। सेकेंड वाला जिसमें 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल थे वो 2 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के देते हैं। तीसरा वाला जिसमें कि 4 थे वो सिर्फ 1 सिल्वर नाइट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का 1 मॉलिक्यूल देता है। और जिसके पास 3 अमोनिया मॉलिक्यूल थे वो सिल्वर नाइट्रेट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो उसने 1 बाय 1 इनकी स्टडी की। सबसे पहले उसने क्या करा, फर्स्ट वाला लिया जिसमें कि 6 अमोनिया मॉलिक्यूल थे और ये 3 मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के देते हैं। उसे क्या करा, इस कंपाउंड को HCl के साथ हीट किया और देखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री बहुत होता है, उस समय तक तो अधिकतर जो रिएक्शन होते हैं इसी पे होते थे। 100 डिग्री तक गर्म करने पे भी अमोनिया के मॉलिक्यूल इसमें लिबरेट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अमोनिया के मॉलिक्यूल इसमें बहुत ज़्यादा प्रबल बंध से बंधे हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं। तो उसने क्या करा, उसने इस तरीके की इसकी संरचना दी। इसमें उसने क्या करा, सेंट्रल में तो क्या है आपका कोबाल्ट एटम है और जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे देखिए आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए हैं और ये क्या है, ये लिबरेट नहीं होते हैं। लेकिन जो क्लोरीन एटम है वो लिबरेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन एटम किससे बंधे हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो आयनिक बॉन्ड से नहीं बंधे हुए हैं, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। बाद में उसने स्टडी की कि ऐसा क्या है, तो उसने ये देखा कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि आयनित हो रहे हैं वो तो किससे बंधे हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं, आयनिक है। और जो अमोनिया के मॉलिक्यूल जो कि लिबरेट नहीं हो रहे हैं वो किससे बंधे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो अपन ने
कंपोजिशन अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ थ्योरीज निकाली थी। इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसने क्या कहा था कि प्राइमरी और हर कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दो वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी को जो है उसने ब्रोकन लाइन से बताया। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा किससे लिखते हैं? ब्रोकन लाइन से लिखते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं। और उसे ये भी कहा था सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंसी इज मस्ट। प्राइमरी वैलेंसी मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी सेकेंडरी वैलेंसी का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, भले ही प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैं, और ये सेकेंडरी वैलेंसी इनका सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। नॉन आयनाइजेबल है इसलिए अमोनिया से सेटिस्फाइड है, और क्योंकि आयनिक नहीं होती है इससे अमोनिया मॉलिक्यूल लिबरेट नहीं होता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती हैं वो क्या होती है? इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय परमाणु है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, और इस में अपन क्या देखते हैं कि जो क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए क्या है कि ये फ्री नहीं होते, लिबरेट नहीं होते हैं, और सारे के सारे क्लोरीन आयन जो है वो कैसे हैं? आयनिक है, और वो आयंस में आ जाते हैं। और अब अपन ये कैसे कहेंगे? हर किसी का संरचना बनाना तो संभव नहीं है, तो इससे क्या करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी को सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, और इसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी है वो सब किसमें है? एक ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी कहाँ पे? ये बाहर है। तो ये जो ब्रैकेट है ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी आएंगी वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएंगी, और जितनी भी आयनिक वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप इस संरचना में देख सकते हैं कि जो अमोनिया जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है वो किससे? देखिए एरो का निशान है कोबाल्ट की तरफ, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, यानी कि ये कैसे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जिसमें लोन पेयर डोनेट किया जाता है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और इसको अपन एरो के थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका COCl3 जिसमें कि आपके पास 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। अब अपन यदि 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड को देखते हैं उसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल आयन की जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसका सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है सेंट्रल मेटल आयन का। यहाँ पे अपन ने क्या करा? कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये सेंट्रल मेटल आयन, और सेंट्रल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, लेकिन अपने पास अमोनिया 5 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 अमोनिया जो है ये तो इन्होंने क्या करा? 5 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब छठी वैलेंसी क्या होगी? छठी वैलेंसी वो होगी जो आपका क्लोराइड आयन था वो क्या करेगा? इस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करके किस में आ जाएगा? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि क्या है, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो 5 अमोनिया हैं लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी उनसे पूरी नहीं हो रही हैं, इससे जो प्राइमरी वैलेंसी
जो क्लोराइड आयन था जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, अब ये प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ क्या करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपके पास सिर्फ 2 क्लोराइड आयन है जो कि किससे बंधे हुए हैं, आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जो तीसरा वाला क्लोराइड आयन था वो किससे बन गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बंध गया। और इसको देखो, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस वाले मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ 2 क्लोराइड आयन है वही लिबरेट होंगे, इससे 2 मॉलिक्यूल ये सिल्वर क्लोराइड के बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। जो तीसरा वाला क्लोराइड आयन है वो क्या हुआ, वो इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब अपन और एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को कम कर देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, अब 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है तो क्या हुआ, सेंट्रल मेटल आयन आपका सेम है। सेंट्रल मेटल आयन जब सेम है तो सेंट्रल मेटल आयन की सेकेंडरी वैलेंसी अगेन कितनी है, 6 है, लेकिन अमोनिया मॉलिक्यूल आपके पास 4 ही हैं। अब इनकी 2 वैलेंसी के 4 जो अमोनिया मॉलिक्यूल हैं उन्होंने तो क्या करा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दी, 4 सेकेंडरी वैलेंसी को, लेकिन अभी 2 सेकेंडरी वैलेंसी बची। तब क्या होगा कि जो 3 में से जो 2 क्लोराइड आयन थे वो 2 क्लोराइड आयन क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे और इनकी जो रिमेनिंग 2 सेकेंडरी वैलेंसी थी उसको सेटिस्फाई करेंगे, और सिर्फ एक क्लोराइड आयन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। यानी 3 में से जो 2 क्लोराइड आयन है वो क्या करेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसके पास अमोनिया मॉलिक्यूल सिर्फ 4 हैं जो कि उसकी 4 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसलिए आपको सिर्फ एक क्लोराइड आयन इसमें मिलेगा, यानी सिल्वर क्लोराइड का एक ही मॉलिक्यूल इसमें मिलेगा, और 2 क्लोराइड आयन जो है वो क्या हुआ, वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के काम आ जाते हैं। अब क्या हुआ, इसमें जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 4 अमोनिया है, वर्नर ने इससे क्या कहा था, इसके 2 तरीके के कलर होते हैं, ग्रीन और वायलेट, तो कलर तो एक ही होना चाहिए। तो उससे ये पर्पस निकाला कि यदि इनका अपन केमिकल बिहेवियर देखें तो इसमें इन 2 तरीके के कंपाउंड मिलते हैं जिनका कि दोनों का क्लोरीन जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। इसमें क्या है, आपके पास 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है और 2 क्लोराइड आयन है जो कि कैसे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी से बंधे हुए हैं। एक क्लोराइड आयन जो है आपका वो प्राइमरी वैलेंसी से बंधा हुआ है, इसको तो छोड़िए। अब ये जो 2 क्लोराइड आयन बंधे हुए हैं ये 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। एक तो ये बिल्कुल पास पास अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, और एक ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो सकते हैं। यानी कि 2 तरीके का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल रहा है, एक में क्लोराइड आयन बिल्कुल पास पास है और एक में क्लोराइड आयन बिल्कुल अपोजिट एंगल में है। तो उसने क्या कहा कि यहाँ पे हमें वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड आयन है उसमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जो 2 क्लोरीन पास पास होते हैं वो उनको तो अपन कह देते हैं सिस फॉर्म, और वो क्लोरीन जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन में है उनको अपन कह देते हैं ट्रांस पोजीशन। तो वर्नर ने क्या कहा, इनकी प्राइमरी वैलेंसी, इनकी सेकेंडरी वैलेंसी और इनकी बॉन्डिंग को तो एक्सप्लेन कर ही करा, उसमें इसने क्या करा, इनकी आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन किया। अब अपन देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 3 अमोनिया मॉलिक्यूल है और 3 क्लोराइड आयन है, क्लोराइड तो 3 है ही, ये जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं तो कोई सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूल नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अब क्या है, अमोनिया तो 3 ही है, जो 3 अमोनिया कोबाल्ट की 3 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। रिमेनिंग 3 वैलेंसी को रिमेनिंग 3 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्लोराइड आयन को आना पड़ता है। तो यहाँ जो क्लोराइड आयन है, अब ये क्या हुआ, ये प्राइमरी के साथ साथ
सेकेंडरी वैलेंसी से भी बंधे हुए हैं, इसलिए ये एक भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, तो इसका अपन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें कि सारी के सारी क्लोराइड 3 क्लोराइड आयन और 3 अमोनियम आयन, यानी सारे क्लोराइड आयन जो आपके पास मौजूद थे वो किस में आ गए, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के काम में आए। तो इन सब को देखते हुए वर्नर ने क्या करा, वर्नर ने कहा कि जो अपने पास जो पहला वाला कंपाउंड था, यानी कि COCl3 6NH3, ठीक है, इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ये अमोनियम मॉलिक्यूल कैसे हैं, 6 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी है। तो ये अभी मैंने आपको कहा जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है, और क्लोराइड आयन ये बाहर है, यानी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आयनिक है। तो ये क्या करेंगे, 3 क्लोराइड आयन देंगे। और यदि हम एक अमोनिया मॉलिक्यूल को एक वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा, तब भी इसके पास क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 500 अमोनिया है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ, अभी भी फिर आपके पास क्या रहेंगे, तीनों क्लोराइड आयन ये फ्री रहेंगे, प्राइमरी वैलेंसी में रहेंगे, और इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी आपको 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। लेकिन यदि हम वाटर मॉलिक्यूल भी हटा दें और एक अमोनिया मॉलिक्यूल भी हटा दें तो हमारे पास 5 NH3 हो जाएंगे। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी छठी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक क्लोराइड आयन आ जाएगा, यानी कि बाहर से अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएगा, नॉन आयनाइजेबल हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ 2 क्लोरीन ही आयनाइजेबल बचेंगी, क्योंकि एक क्लोरीन ये क्या करा, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के काम में आ जाएगी। यदि हम एक और अमोनिया को हटा दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ 4 अमोनिया है। अभी स्ट्रक्चर फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ सारा। अब इसकी कोबाल्ट की जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैं वो तो 4 अमोनिया ने पूरी कर दी, रिमेनिंग 2 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, इन 2 क्लोरीन को अंदर आना पड़ेगा, यानी कि अब हमारे पास आयनाइजेबल क्लोरीन कितनी है, सिर्फ 1 है, इसे आपको सिर्फ 1 क्लोराइड आयन मिलेगा। और जो हमारा ये लास्ट वाला कंपाउंड है जिसमें कि 3 अमोनिया है, उसमें क्या है कि 3 अमोनिया कोबाल्ट की सिर्फ 3 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसके लिए तीनों क्लोराइड आयन को सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रिमेनिंग 3 वैलेंसी को, यानी कि इनको तीनों को प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अपन इनको लिखेंगे और अभी क्या हो जाएंगे, नॉन आयनाइजेबल हो जाएंगे। इसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है।